यूपी में 2,41,000 के पार कोरोना के मामले। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,41,439 है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,716 नए मामले। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 56,459। यूपी में अब तक 1,81,364 कोरोना के मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 3,616 मरीजों की मौत। यूपी में बीते दिन 1,36,240 सैंपल्स की जांच की गई। यूपी में अब तक 59,13,584 सैंपल की जांच की गई। तो यूपी में पिछले 24 घंटे में कितने मरीज मिले हैं आपको बता देते हैं। लखनऊ में 720, कानपुर नगर में 387, प्रयागराज में 354, गोरखपुर में 259, बनारस में 242, गौतम बुद्ध नगर में 122, बरेली में 125, मुरादाबाद में 126, अलीगढ़ में 138, मेरठ में 144, सहारनपुर में 120, शाहजहांपुर में 181, मथुरा में 130, इटावा में 54। यूपी में शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको सभी हालात दिखाते हैं। लखनऊ की बात करें 7,320 एक्टिव मामले, 21,064 ठीक हुए, 379 की मौत हो गई। कानपुर नगर की बात कर लें तो कानपुर में 3,384 एक्टिव मामले, 11,709 लोग ठीक और 450 की मौत। प्रयागराज में 3,133 एक्टिव केसेस हैं, वहीं 6,915 लोग ठीक हुए, 168 की मौत। गोरखपुर की बात करें 2,717 एक्टिव केसेस ठीक हुए, 6,956, 140 की मौत। बनारस में 1,861 एक्टिव मामले हैं, 6,569 ठीक हुए, 170 की मौत। गाजियाबाद में 1,464 एक्टिव मामले हैं, 7,054 लोग ठीक हुए हैं, 68 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 1,114 एक्टिव मामले सामने आए हैं, साथ ही 7,038 लोग ठीक हुए, 45 की मौत। बरेली में 1,445 एक्टिव मामले, 5,223 ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 121 की मौत। मुरादाबाद में 1,428 एक्टिव मामले, 3,811 लोग ठीक, 103 की मौत। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसके क्या कुछ जानकारी है? तमाम इलाकों का हाल हमने दिखाया, सभी जगह कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि आज भी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर जो दो बड़े शहर हैं, जिन शहरों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के टॉप 2 में है, जिसमें नंबर 1 पर राजधानी लखनऊ है, वहीं नंबर 2 पर कानपुर शहर है। दोनों के जिला प्रशासन, जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ ये योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीब 5,716 नए मामले आए हैं, जहां डिस्चार्ज की जो संख्या है वो 4,687 है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 56,459 एक्टिव केसेस विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमित नए प्रतिदिन बढ़ रहे हैं वो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2500 से ज्यादा मरीजों की विभिन्न अस्पतालों में मौत हो चुकी है। बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें तो कोरोना का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। खासतौर पर चाहे वो लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, ये वो शहर है जहां से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि अब जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, चलिए इसके अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। कानपुर में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकारी कवायद अब तेज हो चुकी है, जिसके चलते सरकार के नजदीक अधिकारियों की नजर उन प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मुड़ गई है जिनको कोविड-19 के इलाज की अनुमति दी गई है। जिसके चलते कानपुर पहुंचे मुख्य सचिव आलोक कुमार का काफिला चलकर अचानक गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा, जहां उन्हें देखते ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में छोटी छोटी कमियों को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य सचिव ने इन्हें छोड़कर डॉक्टरों से बातचीत की। कोविड-19 का इलाज किस तरीके से चल रहा
है, संबंधित जानकारियां ली, साथ ही ये भी जांचा परखा कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ में मौजूद कानपुर जिलाधिकारी से भी बातचीत के दौरान सरकारी अस्पतालों की जानकारी ली गई। आपको बताते चलें कि कानपुर में इस समय 10,000 से भी ऊपर के मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं मौतों का भी 400 से पार का आंकड़ा है, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार देखने के अपर मुख्य सचिव भी उत्तर प्रदेश सरकार से आए थे। हम लोगों ने यहाँ काम देखा है और जो यहाँ से फीडबैक मिला है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। सर क्या क्या खामियां मिली? नहीं, अधिकतर चीज़ें और हैं जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे वो करेंगे। तो ठीक है। टोटल कितने बेड हैं सर? नहीं, ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। टोटल 60 बेड है, 50 आइसोलेशन बेड है, 10 ICU बेड्स हैं। ये आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगा। बट जो हम लोग यहाँ पर खामियां खोजने नहीं आए थे, इंप्रूवमेंट की दृष्टि से आए थे ताकि अच्छे से इलाज हो सके। नहीं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर ओवर पेमेंट की शिकायत मिलेगी और सही पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इस सरकार देखने के अपर मुख्य सचिव भी उत्तर प्रदेश सरकार से आए थे। हम लोगों ने यहाँ काम देखा है और जो यूपी में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार है। 14 जिलों के आपको बता दें 569 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 569 गांव में 257 गांव मैरून और जलमग्न हुए हैं। यूपी में अब तक 384 बाढ़ शरणालयों की स्थापना की गई है। 2 जिलों के 21 बाढ़ शरणालयों में 1,267 लोग रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से प्रभावित 1,782 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। वहीं कानपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बैराज से गेट भी खोल दिया गया, जिससे पानी का बहाव काफी तेज है। प्रशासन की कोशिश है कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कानपुर से हमारे संवाददाता रामजी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आई बाढ़ के बाद कानपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है और उनको अलर्ट किया गया है कि बहाव तेज हो रहा है, क्योंकि डैम जो यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा है उनको खोल दिया गया। पानी का बहाव तेज हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चेतावनी दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि जो डैम खोले गए हैं गंगा बैराज के, उससे गंगा का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। ऐसे में एक सवाल यह भी सामने उठ रहा है कि जो चेतावनी बिंदु है उसके कुछ पॉइंट पहले ही गंगा का पानी पहुंच चुका है। इस वजह से जिला प्रशासन ने बैराज में बनी 2 चौकियां जो नवाबगंज क्षेत्र में आती है और कोना क्षेत्र में, उन सभी चौकी इंचार्ज व सिपाहियों को भी अलर्ट किया गया है कि गांव पर जाएं और देखिए अगर गांव का बहाव तेज़ हो रहा है या गंगा का पानी पहुंच रहा है तो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। ऐसे में बैराज में लोग की भीड़ भी आ रही है और यहाँ पर गंगा का जो बहाव है तेज़ है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही जो सिपाही हैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि उनको लगाया गया है कि पानी जो बहाव है उसको देखते हुए किसी तरह की कोई समस्या ना हो, गांव वालों को सुरक्षित स्थान पहुँचाया जा सके। ऐसे में सिपाहियों को इसीलिए यहाँ पर तैनात किया गया। और जिला प्रशासन इस बार बाढ़ को लेकर कोई भी चूक नहीं चाहता है, क्योंकि बाढ़ की वजह जो नुकसान होता है उसको समय पहले रोका जा सके और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया सके, किसी भी मानहानि या जनहानि ना हो सके। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। के बाद कानपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अपराध के राजनीतिकरण को योगी की चुनौती। जी हां, योगी सरकार के निशाने पर यूपी के भूमाफिया हैं। योगी सरकार की कार्रवाई से लगातार भूमाफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है। अब जल्द ही औरैया से MLC कमलेश पाठक पर बड़ी कार्रवाई होगी। MLC कमलेश पाठक की संपत्ति जब्त की जाएगी। यही नहीं, MLC कमलेश पाठक समेत 27 अपराधी सरकार के निशाने पर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी राज में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई भूमाफियाओं के बुरे दिन जारी हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MLC ब्रजेश पाठक का आप नंबर है, माफ कीजिएगा कमलेश पाठक का आप नंबर है और इनकी संपत्ति को जब्त करने का पूरा मन यहां पर सरकार बना चुकी है। इसके साथ ही अतीक अहमद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी के 2 ऐसे अवैध निर्माण थे जिसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा है। अफजल अंसारी, तो ऐसे तमाम वो बड़े नाम है उत्तर प्रदेश में जिन्हें माफिया माना जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार।
तो वहीं आज यूपी में शहर शहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। नोएडा, कानपुर और बुलंदशहर में हुआ जोरदार प्रदर्शन। नोएडा में कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 18 में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कानपुर में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। कानपुर की बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर। कोर्ट ने आरोपी खुशी को किया नाबालिग घोषित। बिकरू कांड के बाद में पुलिस ने बनाया था खुशी को आरोपी। विकास के भतीजे अमर दुबे की पत्नी है खुशी। अब तक पुलिस नहीं बता पाई खुशी का जुर्म। खुशी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने दाखिल की नाबालिग की अर्जी। कोर्ट ने दूसरी ही सुनवाई में दस्तावेजों का आधार बनाकर किया नाबालिग घोषित। वरिष्ठ अधिवक्ता के दावे को नहीं गलत साबित कर पाई पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को घेरे में, सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था कि आखिरकार खुशी को क्यों जेल में अभी तक रखा गया है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे, लेकिन इसका जवाब नहीं था। और अब आखिरकार तो कोर्ट ने आरोपी खुशी को नाबालिग घोषित कर दिया। बिकरू कांड के बाद में पुलिस ने खुशी को आरोपी बनाया था, लेकिन अभी तक उसका जुर्म नहीं बता पाई थी पुलिस के आखिरकार किस बात का आरोपी खुशी को बताया गया था। तो कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में ही दस्तावेजों का आधार बनाकर नाबालिग घोषित कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता के दावे को गलत साबित नहीं कर पाई पुलिस। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। खबर कानपुर से ही है, जहां होटल में छापेमारी, कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। होटल में लंबे समय से चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। स्थानीय लोगों का आरोप पुलिस के संरक्षण में चल रहा था सेक्स रैकेट। एसपी पूर्वी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। झकरकटी इलाके के यस होटल का ये पूरा मामला है। खबर हरदोई से, जहां ठेकेदार के लापता होने से मचा हड़कंप। ठेकेदार के पार्टनर पर परिजनों का आरोप। गौतम बुद्ध नगर के जेवर के रहने वाले हैं ठेकेदार मयंक अग्रवाल। हरदोई के बीकापुर में बनवा रहे थे बिजली विभाग की एक्सचेंज बिल्डिंग। पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच कर लो, ओके बाद जाएंगे। हरदोई की तरफ की सभी गाड़ी सभी रुकी रहेगी, कोई नहीं जा। खबर गाजियाबाद से, जहां कोरोना काल के समय से ही तमाम स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों की ओर से लगातार अभिभावकों से फीस मांगी गई है, जिसका विरोध लगातार अभिभावकों की ओर से और पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से किया गया। इसी कड़ी में आज पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनका कहना है ना तो सरकार और ना ही स्कूल प्रबंधन उनकी सुनवाई कर रहा है। अपनी 5 मांगों, प्रमुख मांगों को लेकर तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे। मैं यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए आया हूँ और मैं डीएवी ब्रिज बिहार गाजियाबाद के तरफ से, एसोसिएशन के तरफ से और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के तहत से आया हूँ। क्या है मांगे आपकी? हमारी मांगे है बेसिकली सरकार को हम जगाना चाहते हैं। जिस तरीके से कोविड-19 में बहुत लोगों की नौकरी चली है, बहुत लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों के पास पैसे की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने स्कूल से ये मांग रखी थी कि उसके हिसाब से फ़ीस का निर्धारण किया जाए। और डीएफआरसी में हमने अपने कंप्लेन दिया हुआ है। सब जगह हमने अपने ज्ञापन सौंपे।
स्कूल से बोल रही चंद्रकांता रावत। जो आजकल ये महामारी कोरोना का दौर चल रहा है, जो हमारा रोजगार है वो तो कम हो गया, कमाई का वो तो बंद हो गया कि मजदूर चले गए, और जो क्लासें ऑनलाइन चल रही है फिर फीस हमारा देना मुश्किल है, क्योंकि उनके मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, जिन्होंने बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड कराना पड़ता है, फ़ोन कराना पड़ता है। छोटा बेटा वो 5 साल का है, तो ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकता, बैठना पड़ता है। तो एक हस्बैंड जब उसके साथ बैठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो फीस सैलरी आ नहीं रही है, इसी वजह से बच्चों क्लास रन कर रहे हैं। सोनभद्र के अनपरा थाना इलाके के ऑडी मोड़ के रहने वाले छोटू यादव को बाइक चोरी के संदेह में 4 युवकों ने जमकर उसकी पिटाई की, जिसके बाद हालत खराब होने पर छोटू यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता द्वारा अनपरा थाने में 4 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएससी भेज दिया गया, जबकि आरोपी 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 सितंबर की शाम को रामबली यादव ने थाना अनपरा पर आकर के शाम को ये सूचना दी कि उनके पुत्र छोटू यादव को चोरी के संदेह में 4 युवकों ने पीट दिया है, और उस पिटाई के कारण से उनके पुत्र छोटू यादव की मृत्यु हो गई है। उनकी सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर लेकर के 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, और जो छोटू यादव के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौका मुआयना उच्च अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। मौके पर पर्याप्त फोर्स है, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की कोई शिकायत नहीं। खबर आए बरेली से, जहां खंड शिक्षा अधिकारी गौरा ने मांगी रिश्वत। ड्रेस विक्रेता से फोन पर रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। सामने आने के बाद में विभाग में हड़कंप। राकेश कुमार उच्च अधिकारी के नाम से मांग रहे रुपए। न्यूज वन इंडिया ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या रिक्वायरमेंट है? अरे कुछ ऐसा है ना कि अर्जेंट है। हाँ ठीक है, अभी साहब का फोन आया था। हाँ तो उनको अपना मिलने जाना होगा कहीं ऊपर। हाँ हाँ तो कल आप मुलाकात करिए। हाँ नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है सर, ये तो बताइए हमको। अरे 30 तक करवा दीजिए। सर कैसे हो पाएगा? अभी 1 पैसे अभी मिले नहीं हम लोगों को। नहीं तो पैसा पूरा ब्लॉक है। हाँ? पैसा तो पूरा ब्लॉक है। अभी कुछ मिला तो है नहीं कि 1 पैसे ब्लॉक नहीं। अभी 2-3 दिन से हम लग करके, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी नहीं पहुँच पाई थी। हाँ हाँ इनवाइस थी उसकी, सॉफ्ट कॉपी वो मांग रहे थे मैनेजर। परसों भी मेरी बात हुई थी डरडे को। हाँ हाँ तो सॉफ्ट कॉपी डबल से हमने कह के भिजवा दिया, तो हो सकता है आजकल में पोस्ट हो जाए पैसा। अच्छा अच्छा। तो पैसा तो आपको मिलेगा ही यार, वो तो जिम्मेदारी हमारी है। नहीं वो तो सही बात है, मिलेगा, लेकिन अभी कुछ अपने हाथ में भी तो आ जाए। अभी तो इधर मार्केट में भी कुछ पैसे देने हैं, ये प्रॉब्लम है। अभी पैसे हैं नहीं हमारे पास। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? जो कहना हो आप भी कह दीजिए इसको, फिर हम देखते हैं जहाँ से व्यवस्था होगी वहाँ से करेंगे। हाँ, कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अभी जब मतलब कलेक्शन कुछ हो जाए तब तो फिर हम आपसे बात करें। वैसे बात करें उसका कोई तो यार, तब तो हम जब मतलब आपसे दबाव बना करके वैसे ले लेते हैं। मान लो अगर नहीं मिला है तो क्या होगा, हमारी क्या व्यवस्था बन पाएगी फिर बताइए। मान लीजिए हमने उनसे कह दिया है। हाँ हाँ कल हम करवाएंगे सर, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो कल हम करवाते हैं। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग विदेशी लड़की से रेप पाकिस्तानी युवक ने दिया अंजाम। आपको बता दें, आरोपी आनंद कुमार कराची का है। 10 सालों से टूरिस्ट वीजा पर रह रहा है भारत में। आरोपी युवक संगीत सिखाने का काम करता है। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र का मामला है। थाना वृंदावन पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी के साथ एक जो संगीत सिखाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका विगत 5 वर्षों से उनके घर पे आना जाना है, उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई